मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जामात का सामना कर रहे एमआईएम रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी को नामपल्ली कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अकबरुद्दीन अवैसी पर मजहबी जज्बात भड़काने का इल्जाम था। 9 साल कबल निर्मल और निजामाबाद में दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद पुलिस ने अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी केस में साबिक में अकबरुद्दीन अवैसी 40 दिन जेल की सजा भी काट चुके हैं। कोर्ट के फैसले के पेश नज़र हैदराबाद पुराने शहर में सिक्योरिटी मुस्तैद की गई है। एमएलए एमपी कोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो 2 केसेस बुक हुए थे, तकरीबन 9 साल पुराने, दोनों में जो है जजमेंट दिया है। एक केस जो है निर्मल पुलिस का बुक किया गया हुआ था, जो निर्मल खुद इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट डाली, और दूसरा केस निजामाबाद ने बुक किया था। उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा निजामाबाद पुलिस करी और माबाकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी पुलिस करी थी। और इसमें भी जो है तकरीबन 41 विटनेसेस एग्जामिन हुए। जो निजामाबाद का केस जो सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन था, आज कोर्ट दोनों ही केसेस में केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हो सका, और इसलिए जो है अकबरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर को जो है दोनों भी केसेस में पूरे इल्जामात से, पूरे सेक्शन से आईपीसी के बरी कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं, बल्कि इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। वहीं अकबरुद्दीन अवैसी के भाई और इमाम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए खुशी का इजहार किया और अकबर के हक में दुआ करने वाले और सपोर्ट करने वाले सभी हजरात का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम में शिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उनके तेवर सख्त और बोल जहर बुझे हैं। एमएनएस सरबराह ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन दे दी। उन्होंने रियासती हुकूमत और वजारत दाखिला को मुतनब्बे किया कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मुल्क भर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। नई तवानाई से शनाख्त की सियासत कर रहे राज ठाकरे ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को लाउडस्पीकर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इबादत करनी है तो वो घर में करें, नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए। राज ठाकरे का कहना है कि त्योहारों के मौके पर कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन 365 दिन वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय, ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज ठाकरे के जरिए किए गए तमाम रिमार्क्स का जवाब दिया। शरद पवार ने मजीद कहा कि ऐसे लोगों में ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है जो कभी कभार बयान देने स्टेज पर आ जाते हैं। शरद पवार के मुताबिक इस तरह की बयानबाजी से महाराष्ट्र के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आवाम को अलर्ट रहना चाहिए। पहिल्यांदा एखादी दुसरी व्यक्ती कधीतरी वर्ष 6 महिन्यात एखादं वाक्य, एखादं स्टेटमेंट करून आपलं मत व्यक्त करते, ते फार गांभीर्याने घेण्यासारखं नसतं। खरापासून विरोधकांची महागाई वगैरे आहे, पण आता जे वातावरण महाराष्ट्रात तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो तो इथं सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्याचा प्रयत्न दिसतो। इथं सांप्रदायिक विचाराला प्रोत्साहित करण्याचं चित्र दिसतं।
आणि म्हणून माझी महाराष्ट्राच्या जनतेला आव्हान आहे की ह्या सांप्रदायिक विचाराच्या उद्देशी मांडणी काही लोक जाणीवपूर्वक करत आहेत आणि या राज्याची शांतता ही संकटात आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकतायत. लोकांनी याला बळी पडू नये. शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक राज ठाकरे को बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बोलने के लिए खुली छूट दे रखी है. राउत ने राज ठाकरे को उस दिए से ताबीर किया जिसकी लौ बुझने से पहले बड़ी हो जाती है. बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ. 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई छिपाने की जरूरत नहीं है. हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है. और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे. बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना हिंदुत्व के लिए संघर्ष करती आई, लड़ती आई. हमारी जानें हमारे लोगों की चली गई. तो ये कल की बात छोड़ दीजिए, रात गई बात गई. हमने कल कहा ना, जब दिया बुझता है तो बड़ा हो जाता है बुझने से. यही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे पर तलवार लहराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस जराये के मुताबिक महाराष्ट्र के महकमे दाखिला की नज़र राज ठाकरे की कल थाने इजलास पर थी, जिसमें स्टेज पर राज ठाकरे की तरफ से तलवार लहराई गई थी. इस इजलास की थाने सिटी पुलिस इंतजामिया ने वीडियोग्राफी की है. नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मनसे की जो सभा हो चुकी, ये सभा के मुताबिक कलम 425 आर्म एक्ट और IPC 34 अनुसार यहाँ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज हो चुका है. ये गुना राज ठाकरे साहब, मनसे के यहाँ के अध्यक्ष अविनाश जाधव और रविंद्र मोरे, इनके खिलाफ एक गुना दर्ज हो चुका है. महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर अक़लियती उमूर व एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अब सुप्रीम कोर्ट में होगी. नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट केस की जल्द समाअत के लिए तैयार हो गया है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहक़ीक़ात में नवाब मलिक की फौरी रिहाई की अपील की गई है. ईडी ने नवाब मलिक की जायदादों को अबूरी तौर पर अटैच भी किया है. नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मिल्कियती ज़मीन खरीदने का इल्ज़ाम है. एक इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले के मुलजिम वरवरा राव को राहत नहीं दी है. अदालत ने राव की मुस्तकिल जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया. वरवरा राव ने तिब्बी बुनियाद पर मुस्तकिल जमानत और हैदराबाद मुंतकिल होने की इजाज़त मांगी थी. अदालत ने उनकी अबूरी जमानत में 3 माह की तौसीक कर दी है ताकि वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा सकें. कर्नाटक के वजीर देही तरक्कियात व पंचायत ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. ईश्वरप्पा के 2 साथियों के नाम भी FIR में दर्ज हैं. उडुपी में मंगल के रोज ठेकेदार संतोष पाटिल की लाश एक होटल में पाई गई थी. संतोष पाटिल ने रियासती वजीर S ईश्वरप्पा पर हिरासा करने और कमीशन मांगने का इल्जाम लगाया था. संतोष ने मजीद ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है इसके जिम्मेदार ईश्वरप्पा होंगे. उधर कांग्रेस के एक वफ्द ने इस मामले में गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और उनसे ईश्वरप्पा को हटाने का मुतालबा किया. इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए S ईश्वरप्पा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हिजाब तनाज़े के दौरान शिमोगा के कॉलेज में ईश्वरप्पा ने भगवा झंडा लहराए जाने की तायीद की थी. उस वक्त ईश्वरप्पा के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने असेंबली में एहतजाज किया था. मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए तशद्दुद को लेकर पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई है. अपोजिशन इसको लेकर हुकूमत को घेर रही है तो बीजेपी इसे अपोजिशन की साजिश करार दे रही है. कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह इसी तरह की पेशरफ्त में MP पुलिस की लपेट में आ गए हैं. भोपाल की क्राइम ब्रांच समेत दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिहार के
की तस्वीर खरगोन की तस्वीर के तौर पर ट्वीट करने पर 5 मुकदमात में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की, तशद्दुद फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं बीजेपी ने साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के ट्वीट को बैनुल अक़वामी साजिश करार देते हुए जांच का मुतालबा किया। शिवराज हुकूमत के वजीर विश्वास सारंग ने भी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को बंद करने की अपील की। करें ना, यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। सर, मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला, ट्वीट में भी क्या था? मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? सर, उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा नासिर हुसैन ने मुल्क में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। रामनवमी पर मुख्तलिफ मकामात पर हुए तशद्दुद का जिक्र करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जानबूझकर मुस्लिम मोहल्लों से रामनवमी के जुलूस बरामद किए गए और इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए गए। नासिर हुसैन दिग्विजय सिंह के खरगोन पर किए गए ट्वीट का भी दिफा किया। इसके अलावा वो बदअमनी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे कर्नाटक के वज़ीर ईश्वरप्पा को फौरी तौर पर काबीना से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। सर, कर्नाटक में आज आपके कांग्रेस का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला और वहाँ पर उन्होंने मांग की है कि जो के ईश्वरप्पा हैं, जिनके बारे में जो सुसाइड केस मामला है, उसको लेकर उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। देखिए, हम लोग पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा और अपने भाषणों के द्वारा हम लोगों ने अपील किया था नरेंद्र मोदी जी से कि कर्नाटक में उनकी जो सरकार चल रही है वो 40% कमीशन घूस खा रही है। ये हम ये कह नहीं रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चिट्ठियाँ लिख के प्रधानमंत्री को, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को उन्होंने ये कहा कि 40% कमीशन हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर टेंडर में मांगा जा रहा है। तो दूसरा एक मामला मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और कहा गया कि उन्होंने जो ट्वीट किया गया था वो फर्जी ट्वीट था। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स पे और अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को तंग करना, उनके ऊपर एफआईआर करवाना, उनको डराना धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का नया खेल नए हिंदुस्तान में इनका रहा है। जिस तरह से रामनवमी के दिन एक सेट पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने देखा। पहले तो आप लोगों को इकट्ठा करके एक धर्म की आबादी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ की गलियों में से आप जुलूस निकालें, वहाँ पे उनके धर्मस्थल के सामने ज़ोर ज़ोर से डीजे वगैरह बनाएं, भड़काऊ भाषण की रिकॉर्डिंग्स चलाते रहें, भड़काऊ गानों के रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे चलाते रहें और उसके ऊपर कहें कि जो है पथराव एक तरफ से हुआ और उसके बाद में एक समुदाय के लोगों के खिलाफ बुलडोज़र इस्तेमाल करें। ये सब जो मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश योगी मॉडल है, इससे एकदम साफ दर्ज आता है कि ये एक धर्म के लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक को, ये लोग डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स में कन्वर्ट करने की राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये हर वो मौका, चाहे वो त्यौहार क्यों ना हो, राम के नाम पे क्यों ना हो, भगवान राम के नाम पे क्यों ना हो, उनके नवमी का, भगवान राम के नवमी का दिन का इस्तेमाल क्यों ना करना हो, लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन के लिए पूरा ये कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के कौन सी पिक्चर उन्होंने डाला था ये पता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा था पूरी खबर उनको रहती है। उन्होंने जो ट्वीट किया था एकदम पूरे हिंदुस्तान में वो हो रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद और इसके बाद हुकूमत व इंतज़ामिया की तरफ से मुलज़मीन के मकानों दुकानों के इन्हदाम पर जमियत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा है। मौलाना मदनी ने अमित शाह को ख़त लिखकर मुतवज्जे किया कि वो ऐसे बेकाबू हो रहे हालात पर कदगन लगाएं और मुल्क को अनारकी की राह पर लगातार चलने से रोकें। उन्होंने ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सानहे पर रोशनी डालते हुए लिखा कि यहाँ अक़लियती तबके को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। समाज दुश्मन अनासर की जानिब से मुतादिद घरों और मजहबी मकामात को नजर आतिश किया गया और लूट मार की गई। ये देखना इंतहाई अफसोसनाक है कि तशद्दुद के फैलने के बाद अब मकामी इंतज़ामिया और अक़लियतों को हिरासा कर रही है। निशानदही करके मुसलमानों के अमलाक और उनकी रिहाइशगाहों को मिसमार किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के फरकाना तशद्दुद से मुतासरा जिला खरगोन में निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूल किए जाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने पहली बार क्लेम ट्रिब्यूनल को तश्कील दिया है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा को क्लेम ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इसके अलावा रियासती हुकूमत के रिटायर्ड सेक्रेटरी प्रभात पराशर को ट्रिब्यूनल का रुकन मुकर्रर किया गया। क्लेम ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर खरगोन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को बनाया गया। मध्य प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट 2021 के तहत 10 अप्रैल को खरगोन में हुए तशद्दुद में सरकारी और निजी इमलाक के नुकसान के दावों का जायजा लेने के लिए हुकूमत के जरिए पहली बार क्लेम ट्रिब्यूनल की तश्कील की गई है। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ रही है। रमजान के महीने में मुसलमानों को गर्मी से बचने के लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए, सहरे और इफ्तार में किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, हमारे नुमाइंदे ने इस मामले पर डॉक्टर फराजुल इस्लाम से बात की। दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ रही है और तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेल्सियस गर्मी दिल्ली में ज़्यादा हो रही है, जिसको हीट वेव का नाम भी दिया गया है। रोज़ेदार इस मौसम में भी रोज़े रख रहे हैं। किस तरह की उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरीके से उन्हें सहरी और अफ्तार में पानी या दूसरे मशरूबात का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या ख्याल जो रोज़ेदार हैं उनको बाहर निकलते हुए वक्त के रखना है? देखिए, ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है और जैसे आपने बताया कि 7 to 8 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल चल रहा है। तो ऐसे में रोज़ेदारों को ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले ये कि जो रोज़ेदार हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब वो इफ्तार करें तो उस टाइम पे अपने पानी का इस्तेमाल बढ़ा के रखें। जो नेचुरल जूसेस हैं, जो नींबू पानी हैं, लिक्विड्स का इस्तेमाल बढ़ा के रखें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे स्क्वैशेस हैं, इन सब का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात ये कि जब इफ्तार करें तो उसमें ख़ास बात का ध्यान रखें कि फैटी चीज़ें ना हो, तली हुई चीज़ें ना हो, जैसे पकौड़े हैं, फ्राइम्स हैं, इन सब का इस्तेमाल ना हो। अलबत्ता जूसी फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन आजकल बड़ा अच्छा आ रहा है, तरबूज का इस्तेमाल करें। और जो दीगर फ्रूट्स हैं, जो केला खाते हैं, केला खाएं और इस तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल करें, नेचुरल फ्रूट जूसेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल ना हो। और रात को डॉक्टर साहब अगर देखें तो एक सहरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सुबह के वक्त सहरी किस तरह का खाना लें, किस तरह की चीज़ें लें उसमें। मैं वही बता रहा था आपको कि रात को जब हम खाना खाएं तो उस वक्त भी हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास जो खाना हो वो कम फैटी हो, कोरमा हो, बिरयानी हो, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। ऐसे सहरी में इस बात का खास ध्यान रखें कि पराठों का इस्तेमाल ना हो। रात को जो हम लोग कोरमा बना करके खा रहे हैं वही हम सुबह सहरी में भी खा लें तो उससे जो है शिद्दत बढ़ने का खतरा रहता है। तो फैटी चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। और सुबह को इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आज के दौर में हम लोग दूध डबल रोटी का इस्तेमाल कर लें और साथ में हम लोग दही और साथ में रोटी, सिर्फ रोटी, बगैर चिकनाई के, बगैर मक्खन के या बगैर घी के, और पराठा ना हो। तो रोटी साथ में दही और दूध और डबल रोटी या दूध जलेबी, कुछ इस तरह के लिक्विड्स का इस्तेमाल बना के रखें। एक ख़ास तौर पे जो मैं बताना चाहूँगा लोगों को ये बात ये, जो मैं अपने मोहल्ले के लोगों से भी अपील करता रहता हूँ कि जब हम लोग तरावी पढ़ते हैं तो जब तरबिया के लिए हम जब बैठते हैं तो उसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल बनाएं। क्योंकि देखिए 10 घंटे हमें मिलते हैं, 9.5 से 10 घंटे मिलते हैं जिसमें हमें खाना पीना भी है, सोना भी है, नमाजें भी अदा करनी है। तो तरावी एक ऐसा मौका होता है जब हम तरावी में तरबिया के लिए बैठें, 4 रकात के बाद जब बैठते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, दीन में कहा गया है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है और दीन आसानी का नाम है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ये तमाम एहतियात करनी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। और रोज़ेदारों को डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिगड़ते हुए हालात की वजह से
श्रीलंका को माशी बहरान का सामना है, जिसकी वजह से तिजारत और सनत भी ठप होकर रह गई है, जिसका सीधा असर गुजरात के सूरत की टेक्सटाइल मार्केट पर पड़ रहा है। सूरत के कपड़ा ताजिरों की 50 करोड़ से ज्यादा अदायगी फंसी हुई है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात का सूरत पॉलिस्टर फैब्रिक के हब के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। सूरत में बने कपड़ों की मुल्क और बैरून मुल्क में काफ़ी मांग रहती है। श्रीलंका में भी सूती कपड़ों की काफ़ी मांग रहती है। सूरत में बने कपड़े चेन्नई के ताजिरों के जरिए खरीदे जाते हैं और श्रीलंका को बरामद किए जाते हैं। इस ताल्लुक से फोस्टा के डायरेक्टर का कहना है कि सूरत से हर माह करीब 20 करोड़ का कपड़ा श्रीलंका भेजा जाता था, लेकिन श्रीलंका में बिगड़े हालात के पेश नज़र वहां कपड़ा जाना बंद हो गया है और सूरत से श्रीलंका कपड़ा बेचने वाले ताजिरों का पैसा फंस गया है। एक अंदाजे के मुताबिक सूरत के कपड़ा ताजिरों की 50 करोड़ रुपए की अदायगी श्रीलंका में फंसी हुई है। सूरत कपड़ा बाजार का सालाना 500 से 600 करोड़ का कारोबार होता है, जिसमें हमारी साड़ी भी जाती है, थोड़ा बहुत लहंगा भी जाता है और ड्रेस भी जाती है। और ये जो भी हमारा माल जाता है वो वाया चेन्नई से ट्रांजिट होके मतलब कोलंबो पोर्ट जाता है। कोलंबो पोर्ट से फिर सड़क मार्ग के जरिए वो श्रीलंका के अन्य मंडियों में जाता है। तो कुल मिला के ये पोजीशन होगी कि वर्तमान में जो हम व्यापार करते हैं, तमिलनाडु का जो व्यापार करने वाले हैं या इनके एजेंट है, वो भी सारे की तमिल सी है। तो एक तो हमारा जो पैसा फंसा है करीबन 100 करोड़ के आसपास पैसा फंसा है, जिसमें सूरत का करीबन 50 से 60 करोड़ रुपया फंसा है। तो एक तो पैसा नहीं आ रहा है, दूसरा ऊपर से माल अभी कोई दे नहीं रहा। क्यों देगा? क्योंकि वहां की पोजीशन ही ऐसी हो गई है। तो ये देखते हुए श्रीलंका जो कपड़ा व्यापार करने वाले हैं उनका व्यवसाय एक तरह से ठप्सा हो गया है। श्रीलंका के ताजिर सूरत से बड़े पैमाने पर साड़ी खरीदते हैं, लेकिन श्रीलंका के हालात इन दिनों खराब हैं। वहाँ माली बुहरान की वजह से ताजिरों को अदायगी नहीं हो पा रही है, लिहाजा सूरत का कपड़ा बाजार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और यहाँ के ताजिर काफ़ी परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।